वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल एंड इस वाली वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं सर। इस वाली वीडियो का नाम चैप्टर नंबर 9 फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट। हम इसकी सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एज वेल एज एग्जांपल्स एज वेल एज इलस्ट्रेशन सारे डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे लास्ट वाली वीडियोस के अंदर मैंने आपके साथ तीन चैप्टर डिस्कस करे हैं। एक तो आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन, दूसरा आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एंड थर्ड चैप्टर वाज डेरिवेटिव एनालिसिस। तो तीनों चैप्टर के मैंने आपके साथ सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, आपके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करवा दिए। तो आप सबका रिस्पॉन्स भी अच्छा था। एंड सर जो नेक्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं फॉरेक्स है। तो फॉरेक्स है, इस चैप्टर को मैंने क्यों लिया सर, ये वाला चैप्टर बहुत ज्यादा हाई डिमांड में आ रहा है। हर नेक्स्ट स्टूडेंट जो मुझे मैसेज कर रहा है वो कर रहा है कि सर फॉरेक्स लेके आइए, फॉरेक्स लेके आइए, उसकी वीडियोस लेके आइए। तो सर आपके लिए हाजिर है, फॉरेक्स की आपकी वीडियोस आनी स्टार्ट हो गई हैं। तो हम फटाफट क्या करेंगे सर, हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, हमारी स्ट्रैटेजी वही रहेगी। आप सबको सबसे पहले हाफ एन आवर 45 मिनट्स 1 आवर लगा के सबसे पहले अपने सारे कॉन्सेप्ट नोट्स अपने रिवाइज करने हैं, सारे कॉन्सेप्ट नोट रिवाइज करने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको स्पीड बढ़ानी है 1.5 1.7x पे आपको वीडियो की स्पीड लेके जानी है। और उसके साथ क्या करना है, आपको सबसे पहले मुझसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है और मुझसे पहले उसका आंसर निकालना है। अगर आपने ये तीनों चारों स्टेप्स कर लिए तो हैट्स ऑफ टू यू सर, आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया लेवल पे और आपका कॉन्फिडेंस भी एकदम हाई पहुंच जाएगा। और अगर कोई स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पा रहा है 1.5 की स्पीड पे भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जहां पे प्रॉब्लम हो रही है आप वीडियो को स्लो डाउन करिए, या फिर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में एरर आया तो आप रिवाइंड करके आप दोबारा इसे वीडियो को वॉच करिए। और अगर आपके पास दोबारा एरर आया तो उस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, आप सब्सिक्वेंट रिवीजन में उसे देखेंगे। तो इस तरीके से हम देखेंगे इस वाले चैप्टर को। और तो हम आ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, हम अपने टेक्स्ट नॉलेज वाले सेक्शन पर आ जाते हैं और हमारा पेज नंबर 42 है। और एज यूजुअल मैं अपना पेन और हाईलाइटर ले लेता हूँ। तो हमारा आ गया सर क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है और मेरा ब्लू पेन का हाईलाइटर है। ब्लू पेन है, ब्लू पेन नहीं, हाईलाइटर तो हमारा येलो कलर का है। ठीक है सर, तो हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द प्राइस ऑफ अ बॉन्ड जस्ट बिफोर अ ईयर ऑफ मेच्योरिटी इज $5,000, इट्स रिडेम्पशन वैल्यू इज $5250 एट द एंड ऑफ द सेट पीरियड। अच्छा, सेट पीरियड क्या आपका 1 ईयर ऑफ मेच्योरिटी है। और इंटरेस्ट क्या आपका, इंटरेस्ट आपका $350 पर एनम है। द डॉलर एप्रिशिएट बाय 2% ड्यूरिंग द सेट पीरियड, कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, तो डॉलर एप्रिशिएट कर रहा है 2%, तो एक बार हम इसे इग्नोर करते हैं। अब हम देखते हैं अगर हमारा जो आपका करेंसी डॉलर है उसका जो फ्लक्चुएशन है उसे इग्नोर करके हमारी रिटर्न कितनी आ रही है। तो अगर मैं देखूं, आपको पता होगा सिक्योरिटी वैल्यूएशन के अंदर हमने रिटर्न का फॉर्मुला देखा था। कैसे होता था, P1 माइनस P0 प्लस आपका डी था, D1 था अपॉन में P0 था। अगर हम इसे देखें बॉन्ड की वैल्यू में, तो बॉन्ड में कैसे करेंगे, B1 माइनस B0 प्लस आपका क्या, अब D की जगह I आ जाएगा क्योंकि आपका इंटरेस्ट होता है, अपॉन में क्या करेंगे B0 करेंगे। तो इसके अंदर सब कुछ आपको वैल्यूज दे रखी हैं। आपका रिडेम्पशन वैल्यू क्या है, B1 क्या आपका रिडेम्पशन वैल्यू है, वो क्या आपका 5250 है। B0 क्या है, B0 आपका डॉलर आपका 5000 है। और आपका इंटरेस्ट क्या, आपका इंटरेस्ट है आपका 350। अगर मैं देखूं मेरा इंटरेस्ट का रिटर्न तो आएगी, आपकी रिटर्न इंटरेस्ट की आएगी 350 आएगी। और मुझे इस बॉन्ड पे एक कैपिटल गेन भी है, वो आपका हुआ है 250 का। 5250 माइनस में 5000, तो आपका 250 का आपका कैपिटल गेन हुआ है। तो नेट इफेक्टिव में जो रिटर्न आएगी वो आपकी 350 प्लस 250 आपकी 600 की मेरी रिटर्न आएगी। और इनिशियल में मैंने इन्वेस्ट कितना करा था 5000, तो 600 डिवाइड बाय 5000 मेरा 12% की आपकी रिटर्न आ गई है, 12% की मेरी बॉन्ड पे रिटर्न आ गई है। तो ये तो आई है आपकी यूएस इन्वेस्टर की। यूएस इन्वेस्टर का कहने का क्या मतलब है, मेरा कहने का मतलब ये है, सपोज मैं अगर यूएस के अंदर इन्वेस्टर हूँ, मैं यूएस सिटीजन हूँ, तो अगर मैं तो मुझे डॉलर का रेट चाहे बढ़े या कम हो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे लिए तो रिटर्न 12% ही रहेगी। बट सपोज अगर मैं इंडिया का इन्वेस्टर हूँ, मैं इंडिया का इन्वेस्टर हूँ और तब मैं इस बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, यूएस की ये बॉन्ड है, तो मुझे फिर डॉलर का जो आपका फ्लक्चुएशन है उसे भी कंसिडर करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहाँ पे अगर सपोज 2% एप्रिशिएट हो रहा है तो मुझे 2% का एप्रिसिएशन भी लेना पड़ेगा, और वो दोनों चीजों पे लेना पड़ेगा। एक तो आपका रिडेम्पशन वैल्यू पर और आपका इंटरेस्ट पर भी, दोनों चीजें मतलब जो भी मुझे सेल प्रोसीड्स होंगी मुझे उस पर लेना पड़ेगा। या फिर मैं कहना चाहता हूँ जो भी मेरा इन्फ्लो होगा उस पर मेरा किसका एप्रिसिएशन आएगा, मेरा डॉलर का एप्रिसिएशन आएगा। तो मुझे एक साल बाद मुझे एक तो रिडेम्पशन वैल्यू मिलने वाली है 5250 की, ठीक है। और मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे इंटरेस्ट मिलने वाला है 350 का। तो अल्टीमेटली मुझे कितने मिलने वाले हैं, 5600 मिलने वाले हैं। और डॉलर एप्रिशिएट होने वाला है, डॉलर एप्रिशिएट होने वाला है, दैट मीन्स डॉलर आपका स्ट्रॉन्ग करेंसी है, वो आपका बढ़ने वाला है। तो $5600 जो मुझे एक साल बाद मिलने वाले थे, अब वो 2% मुझे ज्यादा मिलेंगे, तो इसमें मैं 2% ऐड कर देता हूँ। दैट मीन्स मुझे $5712 मिलेंगे एक साल बाद। और नीचे में मैंने लगाए कितने थे, 5000 लगाए थे। और तो आपका अगेन अगेन मैं देखूँ तो 712 मेरी क्या हो गई, मेरी आपकी रिटर्न हो गई। और इसे डिवाइड करो 5000 से, तो आपका 14.24 आपकी रिटर्न आ जाएगी, ठीक है। इसे मैं डायरेक्टली भी निकाल सकता हूँ, कैसे, मैंने देखा था मेरी 12% रिटर्न थी, तो 12% रिटर्न अगर होगी, तो अगर मैं देखूँ तो मेरी जो, अगर मैं आप इनिशियल में आज लगा रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ सपोज 100 लगा रहा हूँ, तो मुझे एक साल बाद 112 मिलने वाले हैं।
तो अगर मैं इसे परसेंटेज फॉर्म में क्या हूँ, तो अगर मैंने आज 1 रुपया लगाया तो मुझे 1 साल बाद 1.12 मिलने वाले हैं। तो अगर मैं देखूँ तो मुझे 1.12 तो मिलेंगे, और जो 1.12 है इसके अंदर 1.12 के अंदर एक तो आपका 350 का आपका इंटरेस्ट भी है और आपका 250 का कैपिटल गेन भी है, और दोनों पर एप्रिसिएशन आएगा 2% का। दैट मीन्स 1.12 इसमें आप ऐड करोगे, क्या करोगे आप 2% ऐड करोगे, या फिर 1.12 मल्टीप्लाई 1.02 ऐसे कर लो आप, तो आपका क्या आएगा 1.1424। तो इसे -1 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपका 14.24% आ जाएगा। तो ये मैंने आपको नेट करके दिखा दिया है। तो हम देख लेते हैं हमारा आंसर क्या है। मैंने आपको दोनों तरीके से समझाया है, तो हम देख लेते हैं हमारा आंसर क्या। यहाँ पे मैं अपना हाईलाइटर चेंज कर लेता हूँ। तो उन्होंने वही चीज लिखी होगी, देखो भाई, एक तो आपका यूएस इन्वेस्टर हो गया, और उसके लिए क्या है, आपका डॉलर का जो भी एप्रिसिएशन होगा उस पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा। मुझे क्या मतलब, मैं यूएस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं डॉलर में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे डॉलर में मिल रहा है, तो चाहे डॉलर का रेट बढ़े या कम हो फॉरेन एक्सचेंज, उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है, मुझे तो अल्टीमेटली डॉलर मिलने वाला है। बट हाँ, अगर कोई नॉन यूएस इन्वेस्टर है, दैट इज अदर देन यूएस, से सपोज इंडियन, अच्छा इन्होंने भी इंडियन वाला ले लिया एग्जाम्पल, ठीक है, तो उसके लिए फिर जो डॉलर का एप्रिसिएशन है उसे कंसिडर करना पड़ेगा। और रिटर्न कैसे निकालते हैं, सेम सर वही लिखा है इन्होंने, प्राइस एट द एंड माइनस में प्राइस एट द बिगनिंग, और यहाँ पे पहले डिविडेंड हुआ करता था सिक्योरिटी वैल्यूएशन के अंदर, अब बॉन्ड है तो बॉन्ड के अंदर यहाँ पे इंटरेस्ट आ गया है, अपॉन में प्राइस एट द बिगनिंग। तो सिंपल था 5250 माइनस 5000, आपका 250 का आपका कैपिटल गेन आया, 350 का आपका इंटरेस्ट आया, डिवाइड बाय 5000, तो आपकी रिटर्न कितनी आ गई 12% आ गई। तो ये 12% तो आपके किसकी होगी, यूएस इन्वेस्टर की हो गई। और नॉन यूएस इन्वेस्टर क्या करेगा, नॉन यूएस इन्वेस्टर एक तो आपको उसको मिलने वाला है 5250 मिलने वाला है 1 साल बाद, और उसे 350 भी मिलने वाला है, तो उसे 5600 मिलने वाले हैं। इसमें वो 2% उसका क्या होगा, डॉलर का एप्रिसिएशन होगा, ऐड करेंगे तो 5712 मिलने वाला है, और लगाया कितना था 5000 लगाया था, तो अल्टीमेटली उसे 712 का आपका क्या होने वाला है, रिटर्न होने वाली है। और डिवाइड करेंगे 5000 से, तो परसेंटेज 14.24 आ जाएगी, 14.24। और इन्होंने क्या करा है, इन्होंने दूसरे वाले तरीके से करा है जो मैंने आपको कराया था, नेट इफेक्ट। कैसे, आपका सपोज 1 तो आपने रुपीज लगाए थे, जैसे हमने 5000 लगाए थे, तो आपका 1 ले लिया इन्होंने, और सिंपल इन्होंने फिर इसमें 12% का आपका रिटर्न आ गया, तो 1.12, और 1.02 से मल्टीप्लाई करा है, कैसे, आपका वो देखने के लिए, आपका जो आपका एप्रिसिएशन है डॉलर के अंदर, तो अल्टीमेटली आपका 14.24 आपका परसेंटेज आ गया। तो ये भी आपका बहुत सिंपल हो गया था। नाउ मूविंग ऑन टू आपका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, सेकंड क्वेश्चन, ABN एम्ब्रो बैंक, अच्छा एम्स्टरडैम, वांट्स टू परचेज ₹15 मिलियन अगेंस्ट $US फॉर फंडिंग देयर नोस्ट्रो अकाउंट विद कैनरा बैंक। अच्छा कैनरा बैंक में इनका कोई नोस्ट्रो अकाउंट है, और इन्हें क्या करना है, इन्हें ₹15 मिलियन आपके परचेज करने हैं, और डॉलर ये क्या करने वाले हैं, डॉलर ये देने वाले हैं। तो ये परचेज करने वाले हैं ₹15 मिलियन, मतलब ₹150 लाख ये क्या परचेज करने वाले हैं, तो 150 लाख ये परचेज करने वाले हैं रुपीज, और ये डॉलर आपके क्या यूएस डॉलर देने वाले हैं कैनरा बैंक के अंदर, जहां पे इनका नोस्ट्रो अकाउंट है न्यू दिल्ली के अंदर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अज्यूमिंग इंटर बैंक रेट दे रखा है इन्होंने, क्या दे रखा है, इंटर बैंक रेट। अच्छा ट्रांजेक्शन इंटर बैंक है, इंटर बैंक होती है तो हम क्या करते हैं, जब भी बिटवीन बैंक से आपकी ट्रांजेक्शन होती है उसे इंटर बैंक बोलते हैं, और उसका रेट दे रखा होता है, और इसके अंदर क्या होता है, एक्सचेंज मार्जिन आप इग्नोर करते हैं। वैसे इस वाले क्वेश्चन के अंदर एक्सचेंज मार्जिन नहीं दे रखा है, बट अगर एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए दे तो आप उसे इग्नोर करना, जब भी इंटर बैंक ट्रांजेक्शन होती है तो एक्सचेंज मार्जिन को इग्नोर करा जाता है, क्योंकि एक्सचेंज मार्जिन स्पेसिफिकली आपका कस्टमर के साथ ट्रांजेक्शन डील करने के लिए होता है। सपोज मैं आपका जो ऐसे नॉर्मल आपका इंडिविजुअल हूं, मैं अगर ट्रांजेक्शन करने वाला हूं एक्सचेंज रेट के अंदर, तो बैंक मुझसे एक्सचेंज मार्जिन भी चार्ज करेगा। बट अगर सपोज पीएनबी बैंक या सपोज आईसीआईसीआई बैंक आपस में अपना ट्रांजेक्शन करेंगे, तो वो अपने आपस में फिर एक्सचेंज रेट आपका एक्सचेंज मार्जिन नहीं चार्ज करने वाले हैं। बट अगर सपोज मुझसे अगर वो ट्रांजेक्शन होगी तो फिर वो एक्सचेंज मार्जिन चार्ज करेंगे। तो ये सिंपल फंडा था, मैंने आपको एक्सचेंज मार्जिन भी समझा दिया, ऑल्दो इस वाले क्वेश्चन के अंदर यूज नहीं था, बट मैंने आपको तब भी एक्सप्लेन कर दिया। तो रेट दे रखा है भाई, एक यूएस डॉलर का क्या दे रखा है, ₹51.3625 ऑब्लिक 51.3700। ये ऑब्लिक ऐसे लिखता है, मतलब आपको जो पॉइंट के बाद 3625 था, अब 0.3625 की जगह आप लिखोगे 0.3700। तो आपका ये रेट लिखने का ये आपका तरीका होता है, स्टैंडर्ड तरीका होता है। और इसे क्या कहते हैं, ये आपका जो 51.3625 है इसे हम बिड रेट कहते हैं, और आपका जो 51.3700 है इसे हम आस्क रेट कहते हैं। और आस्क रेट हमेशा बिड रेट से ज्यादा होता है। और बिड रेट होता क्या है, बिड रेट वो वाला रेट होता है जिसपे बैंक क्या करता है, ये सपोज इसके अंदर इन्होंने यूएस डॉलर दिया ना, तो यूएस डॉलर बैंक बाय करेगा 51.3625 पे, और बैंक सेल कितने पे करेगा, बैंक सेल करेगा यूएस डॉलर को 51.3700 पे। ऑब्वियसली देखो ना यार, बैंक अगर सेल करेगा तो वो ज्यादा रेट पे करेगा, तो इस वजह से हमेशा आस्क रेट हमारा ज्यादा होता है, और बैंक बाय कितने पे करेगा, बैंक हमेशा कम रेट पे बाय करेगा। तो आपका जो बिड रेट होता है वो हमेशा कम होता है, और आस्क रेट हमेशा ज्यादा होता है। तो एक इस तरीके से आप चेक कर सकते हो। एग्जाम के अंदर कभी कभार ये उल्टा भी लिख देता है, तो जब भी ये उल्टा लिखेगा तो आपका जो हायर रेट होगा उसे हमेशा आस्क रेट लेना है, और जो आपका लोअर रेट होगा उसे बिड रेट लेना है। कभी कभार एग्जामिनर से क्वेश्चन फ्रेम करते हुए गलतियां हो जाती हैं, बट आपको हमेशा हायर रेट आपको आस्क रेट लेना है, और आपका जो लोअर रेट होता है उसे आपको बिड रेट लेना है। ठीक है सर, ये मैंने रेट बता दिया आपको। कहना क्या चाहता है क्वेश्चन के अंदर, व्हाट वुड बी द रेट कैनरा बैंक वुड कोट टू एबीएन एम्ब्रो बैंक
फर्दर इफ द डील इज स्ट्रक व्हाट वुड बी द इक्विवेलेंट यूएस डॉलर। अच्छा सबसे पहले कहना चाह रहा है भाई रेट बताओ जो आपका कैनरा बैंक आपका कोट करेगा एबीएन एमरो बैंक को, और अगर वो रेट आ गया तो उसके बाद आपको क्या करना है, आपको बताना है इक्विवेलेंट यूएस डॉलर अमाउंट बतानी है। इन्हें क्या करना है, यूएस डॉलर, इन्हें यूएस डॉलर के अंदर पेमेंट करनी किसको, न्यू दिल्ली कैनरा बैंक को, और इन्हें क्या करना है, परचेज करने रुपीज 150 मिलियन, नहीं 150 नहीं 150 लाख है और 15 मिलियन है, तो 150 लाख इन्हें क्या करने, परचेज करने रुपीज। तो हम देख लेते हैं, हम रेट निकाल लेते हैं, इसमें क्या रेट है, अगर मैं आपको बताऊं इसका कौन सा, अब रेट कौन सा लगेगा, अब यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन ये हो जाती है कौन सा रेट लगेगा, बिड रेट लगेगा या आस्क रेट लगेगा। सबसे पहले आप देखो इसके अंदर कोटेशन कौन सी है, इसके अंदर मतलब रेट कौन सा दे रखा है, यूएस डॉलर दे रखा है, तो 1 यूएस डॉलर इक्वल टू रुपीज। तो जब भी इन्होंने यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग इन्होंने कोटेशन दी है, तो हम भी कैलकुलेशन यूएस डॉलर के अकॉर्डिंग देखेंगे कि हम यूएस डॉलर क्या कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं या फिर सेल कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं या फिर हम सेल कर रहे हैं। अगर आप देखो यूएस डॉलर, अगर मैं देखूं एबीएन एमरो बैंक है और उसे क्या करना है, उसे चाहिए रुपीज 115 मिलियन चाहिए, उसे रुपीज 15 मिलियन चाहिए और अगेंस्ट यूएस डॉलर चाहिए, मतलब वो क्या करेगा, एबीएन एमरो बैंक को रुपीज चाहिए और उसे क्या देना है, डॉलर देने हैं, मतलब डॉलर वो सेल करने वाला है, तो डॉलर वो सेल करने वाला है मतलब डॉलर हम सेल करेंगे। तो कैनरा बैंक जो आपका न्यू दिल्ली में है वो क्या करेगा, वो डॉलर को बाय करेगा, वो डॉलर को बाय करेगा, क्योंकि अगर मैं सेल करूंगा यूएस डॉलर को तो कैनरा बैंक डॉलर को बाय करेगा, तो डॉलर को जब वो बाय करेगा उसका कौन सा रेट लगने वाला है, उसका जब बाय करेगा तो बिड रेट होता है, बाय करने के लिए हमेशा बिड रेट होता है, और इसके अंदर हमने देखा यूएस डॉलर का दिया था, इस वजह से हमने यूएस डॉलर के पर्सपेक्टिव से देखा। अगर ये रुपीज में होता तो हम रुपीज के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, रुपीज के कैसे देखते हैं, रुपीज हमें चाहिए था, क्या करना था, रुपीज हमें करना था बाय करना था, तो जब मुझे रुपीज बाय करना है तो कैनरा बैंक रुपीज को सेल करेगा, तो उसका क्या देखेंगे, आपका आस्क रेट देखेंगे रुपीज का, बट यहाँ पे यूएस डॉलर का है, इसे हम रुपीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे वाइस वर्सा करके। ठीक है सर, ये भी हो गया। तो हम देख लेते हैं फटाफट हमारा यूएस डॉलर का कौन सा बिड रेट है, और बिड रेट हमारा यूएस डॉलर का क्या दे रखा है इन्होंने, 51.3625 इन्होंने क्या दे रखा है, बिड रेट दे रखा है किसका, यूएस डॉलर का। और तो मतलब एक तरीके से एक यूएस डॉलर अगर मुझे क्या करना है, सेल करना है, तो बैंक बाय करेगा 51.3625 के अंदर, और मुझे क्या करना है, मुझे रुपीज 15 मिलियन मुझे चाहिए। तो अब मुझे बताओ, सबसे पहला पार्ट तो ये था, रेट बताओ, रेट मैंने बता दिया 51.3625 है आपका एक यूएस डॉलर, अगर मैं इसे रुपीज में करूंगा तो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 1 रुपीज इक्वल टू कितना डॉलर, 1 डिवाइड बाय 51.3625, तो अल्टीमेटली आपका आएगा 0.0194694578, तो आपका ये डॉलर आ जाएगा, 1 रुपीज इतने डॉलर आ जाएगा, और एक डॉलर आपका रुपीज 51.3625 आ जाएगा, वेल एंड गुड। और तो सबसे पहला रेट निकल गया, उसके बाद कह रहा है यूएस डॉलर की अमाउंट बताओ, तो यूएस डॉलर की अमाउंट क्या होगा, इसे हम कर देंगे रुपीज 15 मिलियन है, दैट मीन्स 150 लैक्स है ये, और इसे डिवाइड कर देंगे, इसे डिवाइड करेंगे किससे, 51.3625 को। क्यों करेंगे, क्योंकि मुझे पता है अगर मेरा एक यूएस डॉलर 51.3625 है तो मेरे रुपीज 150 मिलियन मतलब, या रुपीज 15 मिलियन मतलब रुपीज 150 लैक्स कितने मेरे यूएस डॉलर होंगे, तो इसे डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर देख लेते हैं हम, 150 डिवाइड बाय 51.3625 मल्टीप्लाई 1 लाख, तो आपका आंसर आएगा 292,041.859 तो ये क्या आपका यूएस डॉलर आ जाएगा, तो यूएस डॉलर आपका आएगा 2,92,042 भी कर सकते हैं, या फिर 2,92,041.86 भी कर सकते हैं। आप देख लेते हैं इन्होंने क्या कर रखा है, देखो उन्होंने लिखा है भाई कैनरा बैंक को है और वो क्या करेगा, यूएस डॉलर बाय करेगा। ये क्यों बाय करेगा, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है, लोग कंफ्यूज होते रहते हैं सर ये यूएस डॉलर क्यों बाय कर रहा है, मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपका रेट यूएस डॉलर के पर्सपेक्टिव से दे रखा था, इसलिए हम ये देख रहे हैं कि यूएस डॉलर का क्या ट्रीटमेंट होने वाला है। यहाँ पे जो रेट दे रखा था यूएस डॉलर का दे रखा था, यूएस डॉलर एक बार हाईलाइट भी कर देता हूँ, इस वजह से हम यूएस डॉलर का ट्रीटमेंट देख रहे हैं, यूएस डॉलर इज इक्वल टू रुपीज, मतलब यूएस डॉलर का रेट दे रखा है, दैट मीन्स आपकी जो कमोडिटी है वो आपकी लेफ्ट साइड वाली होती है, दैट मीन्स आपका यूएस डॉलर या बाय होगा या सेल होगा। अब मैंने आपको बताया आपका यूएस डॉलर सेल करेगा कौन, एबीएम एमरो बैंक, तो कैनरा बैंक क्या करेगा, बाय करेगा, तो वो इन्होंने लिखा है कैनरा बैंक शैल बाय यूएस डॉलर और क्रेडिट टू वोस्टो काउंट करेगा एबीएम एमरो बैंक का। ठीक है, और आपका क्या कैनरा बैंक बाइंग रेट, अब हम देखो जब बाय करेगा तो उसका बाइंग रेट लेंगे, और इंटर बैंक बाइंग रेट है आपका, बाइंग रेट क्या आ गया था, हमने देखा था 51.3625, ये तो आपका डॉलर के पर्सपेक्टिव में था, और रुपीज में करेंगे तो उल्टा हो जाएगा 0.01947, इन्होंने वही राउंडिंग ऑफ करी है। तो आपका 15 मिलियन आपके कितने डॉलर के बराबर आएंगे, 2,92,041.86, हमारा भी आंसर यही आया था। और जब इन्होंने इस वाले रेट से करा तो यहाँ पे राउंडिंग ऑफ करके इन्होंने रेट लिया है, तो आपका थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस आया होगा, इनका कितना है 8.14 का आपका डिफरेंस आया, क्योंकि इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो रेट लगाया वो भी राउंडिंग ऑफ का लगाया, कैसे 1 डिवाइड बाई 51.3625, तो हमारा 0.01946945728 था, तो ये तो आपका फुल डेसिमल पॉइंट था। जब आप इससे डिवाइड करोगे तो आपका 2,92,041.86 आएगा, बट जब आप इसको राउंड ऑफ कर दोगे 0.01947 करोगे तो आपका फिर ऑब्वियसली आपका डॉलर की अमाउंट थोड़ी बढ़ने वाली है, क्योंकि राउंडिंग ऑफ हो गई है।
तो आपको कुछ नहीं करना, आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 2,92,041.86 है, और बाकी नीचे वाला भी आप करके दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू आपका क्वेश्चन नंबर 3। XYZ बैंक एम्स्टरडेम, अच्छा ठीक है, वांट्स टू परचेज ₹25 मिलियन अगेंस्ट आपका पाउंड फॉर फंडिंग देयर नोस्ट्रो अकाउंट एंड दे हैव क्रेडिटेड लोरो अकाउंट विद बैंक ऑफ लंदन। अच्छा, बैंक ऑफ लंदन आपका लंदन के अंदर। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जैसा सही लग रहा है। तो आपका मैं बताऊं, ये क्वेश्चन नंबर 2 जैसा सही है, बट इसके अंदर एक डिफरेंस है, बस हम देख लेते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पाउंड क्रेडिट, अच्छा सेम है, इसे क्या करना है, इसे रुपीज चाहिए, कितने चाहिए, 25 मिलियन चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। और ये क्या देने वाला है, ये आपका पाउंड देने वाला है। ऊपर वाले के अंदर रुपीज 15 मिलियन चाहिए थे, और वो क्या देने वाले थे, यूएस डॉलर देने वाले थे। तो अगेन सेम ट्रीटमेंट होने वाला है, इसे रुपीज चाहिए और ये क्या देने वाला है, पाउंड देने वाला है। तो ये पाउंड सेल करेगा, और आपका जो बैंक ऑफ लंदन है वो क्या करेगा, पाउंड को बाय करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसका बिड रेट लेना पड़ेगा, ठीक है, बिड रेट ही आएगा। क्यों बिड रेट आएगा, अब देख लो बिड रेट आएगा क्यों, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, पाउंड को सेल करना पड़ेगा। पाउंड को सेल करूंगा कौन, XYZ बैंक सेल करेगा, ठीक है। तो बैंक ऑफ लंदन क्या करेगा, उसे बाय करेगा। जब बैंक ऑफ लंदन बाय करेगा तो उसका कौन सा रेट लगेगा, बिड रेट लगेगा, बिड रेट लगेगा बैंक ऑफ लंदन का, ठीक है। ऑन गोइंग इंटर बैंक रेट दे रखे हैं, ठीक है, इंटर बैंक ही चाहिए हमें, एक्सचेंज मार्जिन वगैरह नहीं चाहिए हमें, कोई दिक्कत नहीं है। पर डॉलर दे रखा है इन्होंने, रुपीज का रेट दे रखा है, एंड आपका जो दे रखा है पर पाउंड दे रखा है, आपका डॉलर का दे रखा है। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर एक ही डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर इन्होंने डायरेक्ट आपको रेट दे रखा था, आपको डॉलर का दे रखा था और आपको रुपीज का दे रखा था। अब नीचे वाले क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें क्या चाहिए, रुपीज का चाहिए और हमें पाउंड का रेट दे रखा है, पाउंड का चाहिए, रुपीज और पाउंड का रेट चाहिए, बट हमें नहीं दे रखा, हमें दे रखा है रुपीज और डॉलर का दे रखा है, और हमें डॉलर और पाउंड का दे रखा है। दैट मीन्स ये आपका क्रॉस एक्सचेंज रेट वाला कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर सबसे पहले हमें पाउंड और रुपीज का आपका मुझे रेट निकालना पड़ेगा। अब वो भी कैसे, क्रॉस एक्सचेंज रेट का कॉन्सेप्ट लगा के मुझे सबसे पहले पाउंड और रुपीज का रेट निकालना पड़ेगा। फिर तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही बन जाएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2 जैसा बन जाएगा, फिर आपका सेम आप कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरह। तो सबसे पहले आप मुझे बताओ, मुझे पाउंड और रुपीज का हम पहले वो देख लेते हैं। तो ऊपर वाले की तरह ही मैं कर लेता हूँ, मैं सबसे पहले पाउंड, या फिर हाँ मैं निकालता हूँ रुपीज पर पाउंड निकाल लेता हूँ, या फिर एक काम करते हैं, पाउंड पर रुपीज निकाल देते हैं, पाउंड पर रुपीज निकालते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, कैसे भी कर सकते हैं, आंसर आपका दोनों से सेम आएगा। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में भी इन्होंने करवाया था ना, डॉलर में भी निकलवाया था, रुपीज में भी निकलवाया था। बट आपको फिर ये देखना पड़ेगा, जो आप रेट निकाल रहे हो फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रीटमेंट देखना पड़ेगा कि आपका बिड रेट लगेगा या फिर आस्क रेट लगेगा। तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर मैं सपोज रुपीज में निकलवा देता हूँ, ऊपर वाले के अंदर मैंने आपको पाउंड में, आपको डॉलर में निकलवाया था, तो इस वाले क्वेश्चन में भी नीचे आपको पाउंड में मैं निकलवा सकता हूँ, बट मैं आपको रुपीज में निकलवा के दिखाता हूँ कैसे आएगा। तो हम देखते हैं, मतलब मुझे क्या चाहिए, रुपीज चाहिए, मतलब 1 रुपये के अंदर कितने पाउंड, 1 रुपये के अंदर कितने पाउंड। तो अगर 1 रुपये के अंदर जितने पाउंड आएगा तो मैं क्या करूंगा, फटाफट से 25 मिलियन रुपीज के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरे टोटल पाउंड्स आ जाएंगे। तो मुझे चाहिए पाउंड, चाहिए कितने, 1 रुपये के अंदर। तो क्रॉस एक्सचेंज रेट का आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, फटाफट याद करो। जब भी मुझे चाहिए 1 रुपये के अंदर कितने पाउंड, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ पाउंड, पाउंड का मेरे साथ किसके साथ इन्होंने दे रखी रिलेशनशिप, पाउंड का मेरे साथ दे रखे डॉलर के साथ, ठीक है। तो पाउंड अपॉन डॉलर, पाउंड अपॉन डॉलर, और क्रॉस एक्सचेंज रेट है तो मल्टीप्लाई क्या करूंगा, इसे काटने के लिए मुझे करना पड़ेगा डॉलर से करना पड़ेगा, और अपॉन में डॉलर के साथ किसका रेट है, रुपीज का रेट है। सर क्रॉस एक्सचेंज रेट ऐसे ही होता है सर, कॉन्सेप्ट अपना याद कर लो। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पाउंड अपॉन रुपीज चाहिए, तो मुझे पाउंड अपॉन रुपीज चाहिए, बट वो मुझे नहीं दे रखा, मुझे दे रखा है पाउंड के साथ क्या दे रखा है, मुझे दे रखा है डॉलर, तो मैंने पाउंड अपॉन डॉलर लिख लिया। अब मैं क्या करूंगा, जैसे ही डॉलर नीचे आया तो मैं इसे काटने के लिए, डॉलर को डॉलर काटने के लिए मैंने क्या करा, ऊपर भी आपका मल्टीप्लाई करके डॉलर लिखा, और डॉलर के साथ कौन सा रेट था, रुपीज था। तो जैसे ही मैं डॉलर डॉलर को काटूंगा तो मेरा पाउंड अपॉन रुपीज आ जाएगा। वेल एंड गुड, समझ आ गया आपको। मतलब मेरा कहने का मतलब, मुझे 2 बिट रेट लेने पड़ेंगे और दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब मेरा पाउंड और रुपीज का मेरा क्या आएगा, बिट रेट आएगा। बिट रेट आएगा, मैंने आपको पहले बता दिया, बिट रेट आएगा। दैट मीन मुझे आज रेट का कोई लेना देना नहीं है, मतलब मुझे 3700 का कोई लेना देना नहीं है, और मुझे 1.5270 कोई लेना देना नहीं है। तो आपका क्या बचा, पाउंड अपॉन डॉलर क्या है, पाउंड अपॉन डॉलर देखते हैं हम, पाउंड अपॉन डॉलर मतलब क्या है आपका, और मुझे देखना है बिट रेट देखना है, पाउंड अपॉन डॉलर। तो पाउंड अपॉन डॉलर का बिट रेट क्या है आपका, यहाँ तो इन्होंने क्या दे रखा है, डॉलर अपॉन पाउंड दे रखा है। तो इसे हम उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे तो आपका बिट रेट इसमें 1.5260 का उल्टा हो जाएगा। दैट मीन्स 1 डिवाइड बाई 1.5260 मल्टीप्लाई बाय डॉलर अपॉन रुपीज, डॉलर अपॉन रुपीज क्या है इसमें, इसमें रुपीज अपॉन डॉलर दे रखा है, इसे भी उल्टा करना पड़ेगा, इसका ही बिट रेट का उल्टा करो। तो बिट रेट आपका 61.3625 था, 1 डिवाइड बाई 61.3625, ठीक है, इस तरीके से आप लिखोगे। तो आपका क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई 5, 1 डिवाइडेड बाय 1.52, 1.5260 डिवाइडेड बाय 1 पॉइंट, नहीं 1 डिवाइड बाई 61 है ना, 61.3625। तो आपका आएगा क्या, 0.010679291101। तो आपका अगर मैं देखूं 1 रुपीज जितना पाउंड आ गया, इसे मल्टीप्लाई करो कितना आपका 250 लैक्स है ना, रुपीज 250 लैक्स है ना, या 25 मिलियन,
तो आपका क्या जाएगा 266,982। ऐसे ही है क्या कुछ आंसर, देख लेते हैं। हमारा क्या है 266,982, इनका क्या 267,500। अच्छा इन्होंने राउंडिंग ऑफ करी हुई, वही करा होगा, ये राउंडिंग ऑफ ही कर देते हैं बार बार ना। देखो हमारा 0.010 फुल डेसिमल तक रहा था ना हमने, 1/1.260 और डिवाइड बाय 61.3625 था, हाँ ये था हमारा। तो हमारा 0.01067929101 आया था, इन्होंने क्या करा 0.01068 कर दिया, इन्होंने राउंडिंग ऑफ कर दिया और सभी 68 के बाद भी 107 कर दिया। तो जब 107 कर दिया तो ऑब्वियसली फिर हमारा आंसर थोड़ा फ्लक्चुएट होने वाला है, तो इन्होंने वही करा। फिर आगे इन्होंने क्या करा, इन्होंने फिर क्या करा 25 मिलियन रुपीज के अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आपका क्या आ गया, पाउंड आ गया 2,67,500। या फिर हम इसे फुल डेसिमल पॉइंट तक करेंगे तो हमारा देख लेते हैं, हमारा आंसर मैंने आपको करवाया था, हमारा आंसर आया था 2,66,982.27525 या फिर 2,66,982.26 भी कर सकते हैं या 28 भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, फुल डेसिमल पॉइंट तक भी कर सकते हैं, 2,66,982.27 या फिर से 28 भी कर सकते हैं। तो आपका ये आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। इन्होंने दो दो बार तो राउंडिंग ऑफ कर दी, पहले यहाँ पे 68 में राउंडिंग ऑफ करी, उसके बाद 107 में राउंडिंग ऑफ करी, फिर ऑब्वियसली आपका आंसर फिर फ्लक्चुएट होना ही था जब दो दो बार राउंडिंग ऑफ करेंगे। तो इनका मैंने तो आपको फाइनल आंसर तो बता दिया, एक बार हम ऊपर से भी देख लेते हैं। इन्होंने क्या करा, परचेज करना है, रुपीज करना है, तो ये क्या करेगा, ये आपका सेल करेगा, किसको, पाउंड करेगा। तो जब आपको इस पाउंड को सेल करेगा, फिर जब पाउंड को सेल करने के बाद डॉलर आया, क्योंकि यहाँ पे 2 एक्सचेंज रेट दे रखे थे, तो डॉलर को फिर हम डॉलर को सेल कर देंगे और क्या परचेज कर लेंगे, रुपीज परचेज कर लेंगे। तो जब भी हम ये सब ट्रीटमेंट करेंगे तो हमेशा आपका बिड रेट लगने वाला है, बिड रेट लगने वाला है, दैट इज आपका 1.5260 वाला लगने वाला है, और आपका कौन सा लगने वाला है 61.3625 लगने वाला है। आस रेट का कोई लेना देना नहीं है, उसे कृपया करके काट दीजिए, आस्क रेट का कोई भी लेना देना नहीं है हमारा। तो ये आपका बिड रेट का कॉन्सेप्ट हो गया। अगेन मैं देखूं रुपीज अपॉन में आपका क्या हो गया, आपका पाउंड अपॉन में रुपीज आया। अगर मैं आपको इसका एक और ट्रीटमेंट बताऊं, पाउंड अपॉन रुपीज, अगर मैं देखूं आप तो क्या हो गया कि भाई मैंने ऊपर तो आपका डॉलर में करवाया था, अगर मैं देखूं मेरी कोटेशन यहाँ पे रुपीज में आ गई, दैट मीन मेरा एक रुपीज कितना पाउंड है, मेरे इस वाले एग्जाम्पल के मतलब इस वाले क्वेश्चन के अंदर 0.01068 या फिर 0.0107 है, तो मतलब एक रुपीज जितना पाउंड है। मतलब मैं रुपीज को क्या कर रहा हूँ, मैं रुपीज को आपका क्या कर रहा हूँ, परचेज कर रहा हूँ। रुपीज को जब मैं परचेज कर रहा हूँ तो मेरा कौन सा रेट लगेगा, आस्क रेट लगेगा। जब मैं रुपीज को परचेज कर रहा हूँ, मतलब आपका बैंक ऑफ लंदन रुपीज को सेल कर रहा है, मतलब उसका कौन सा आस्क रेट लगेगा। ये दूसरा पर्सपेक्टिव है, मैंने आपको बताया था आपके दोनों पर्सपेक्टिव होते हैं। जब आप करेंसी चेंज करोगे, जब आप एक्सचेंज रेट चेंज करोगे तो आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। जब आप पाउंड के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपका बिड रेट लगने वाला है, और जब आप रुपीज के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपका कौन सा लगने वाला है, आस्क रेट लगने वाला है। तो मैंने इस चीज के अंदर, इस वाले के अंदर ये बताया, जब आपका रुपीज था तो रुपीज के अंदर हमने यहाँ पे निकाला 1 रुपीज इक्वल टू आपका पाउंड आया 0.0107 आया। तो ये कैसे आया, ये इस वजह से आया, जब मैं एक रुपीज मुझे चाहिए, एक रुपीज मुझे परचेज करना है, मतलब बैंक ऑफ लंदन एक रुपीज सेल करेगा, तो जब वो सेल करेगा उसका कौन सा लगेगा, आस्क रेट लगेगा। और आस्क रेट के लिए आप क्या करते हो, सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, अब कोटेशन उल्टी है, मतलब आपको आस्क रेट करने के लिए इन सबको उल्टा करना पड़ेगा। मतलब आपको डॉलर, आपका जो इन्होंने पाउंड दे रखा है ना, डॉलर अपॉन पाउंड दे रखा है, तो इसे उल्टा करो, पाउंड अपॉन डॉलर करो, रुपीज अपॉन डॉलर दे रखा है तो डॉलर अपॉन रुपीज करो। तो यही आपका लॉजिक होता है। एक बार आप इसे फटाफट अपना आप देखना सर, ये आपका आस्क रेट बिड रेट का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। मैं आपको दोनों तरीके से समझा दिया कि सपोज अगर आपका डॉलर में आपका दे रखा है, जैसे ऊपर वाले एग्जांपल के अंदर डॉलर में था, तो कैसे हम ट्रीटमेंट करेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे जो हमारा एक्सचेंज रेट है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा। तो अगेन हमने पाउंड वाले तरीके से भी देख लिया, हमने डॉलर वाले तरीके से भी देख लिया, हमने रुपीज वाले तरीके से भी देख लिया है, ठीक है। मैंने आपको तीनों तरीके से आपको बता दिया किस तरीके से हम एक्सचेंज रेट का यूज करेंगे और कौन सा रेट लगने वाला है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रेट लगाना है, और रेट हमेशा तभी आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सा रेट लगाना है। सबसे पहले आपको ट्रांजेक्शन समझनी है कि ट्रांजेक्शन में हो क्या रहा है, कि ट्रांजेक्शन कौन सी सेल हो रही है, कौन सी बाय हो रही है। फिर आप देखते हो कौन सा रेट आपका लगा हुआ है, किसके अकॉर्डिंग आपकी कोटेशन है, कौन सी करेंसी के अंदर कोटेशन है। तो जिस करेंसी के अंदर आपकी कोटेशन होगी उस करेंसी के अंदर ही आप ट्रीटमेंट होगी कि आपका सेल होगा या बाय होगा। फिर हम देखेंगे कौन सा बैंक आपका बाय कर रहा है या सेल कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 भी इंपॉर्टेंट नहीं था, एग्जाम के अंदर 8 नंबर का ही क्वेश्चन नहीं आने वाला। एग्जाम के अंदर आप सबको पता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8-8 नंबर के आते हैं, 8 मार्क्स के आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका 8 मार्क्स का बिल्कुल नहीं है, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका 8 मार्क्स का बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 भी आपका 8 मार्क्स का बिल्कुल भी नहीं है। ये तीनों आपके बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे जो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन के अंदर इंपॉर्टेंट आते हैं। तो आपको लास्ट रिवीजन में भी ये वाले तीनों क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं करने, अनलेस अगर आपको एक आधा रेट वेट में दिक्कत हो जाती है तो आप एक 3rd नंबर क्वेश्चन मार्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ना क्वेश्चन नंबर 1 करना है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 क्या, एबीसी लिमिटेड ऑफ यूके हैज एक्सपोर्टेड गुड्स वर्थ कैनेडियन डॉलर 5 लाख। अच्छा, कैनेडियन डॉलर 5 लाख इन्होंने एक्सपोर्ट करे हैं, रिसीवेबल इन 6 मंथ टाइम। अच्छा, 6 महीने बाद इन्हें 5 लाख कैनेडियन डॉलर मिलने वाले हैं, ठीक है। द एक्सपोर्टर वांट्स टू हेज द रिसिप्ट इन फॉरवर्ड मार्केट। अच्छा, फॉरवर्ड मार्केट के अंदर ये हेज करना चाहता है, मतलब फॉरवर्ड मार्केट के अंदर कैसे हेज करेगा, आज के दिन पे आपका क्या करेगा, बैंक इसको एक फॉरवर्ड रेट दे देगा। तो हम देख लें, स्पॉट रेट भी दे रखा होगा, तो स्पॉट रेट क्या होगा, ये 6 महीने बाद स्पॉट रेट जो आज सपोज इस वाले केस में क्या है, स्पॉट रेट दे रखा है, देखो कैनेडियन डॉलर आपका 2.5 दे रखा है पर पाउंड, तो आपका 2.5 तो आज की डेट पे है, ये 6 महीने बाद कुछ भी हो सकता है, 2.8 भी हो सकता है, आपका 2.4 भी हो सकता है, तो ऑब्वियसली 2.5 से ज्यादा होगा तब आपका लॉस होगा। तो ये वही करना चाहता होगा, ये इसने फॉरवर्ड एक्सचेंज आपका करा है, तो आपका फॉरवर्ड आपका रेट पे इन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है ताकि हेजिंग हो जाए। तो इन्होंने वही दे रखा है, इंटरेस्ट रेट दे रखा है यूके के अंदर, कनाडा के अंदर देखा है 12%, 15%, और द फॉरवर्ड रेट ट्रूली रिफ्लेक्ट द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल। अच्छा, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल आपका रिफ्लेक्ट करता है, मतलब आपका इंटरेस्ट रेट पैटी थ्योरी, आपकी आईआरपीटी वाली थ्योरी यहाँ पे होल्ड ट्रू कर जाएगी। आपका इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल कॉन्सेप्ट ट्रू कर रहा है, दैट मीन्स आपका आईआरपीटी वाली थ्योरी भी ट्रू कर जाएगी। इसकी वजह से मतलब आईआरपीटी यूज करके हम फॉरवर्ड रेट निकाल सकते हैं। और फॉरवर्ड रेट निकालने का कॉन्सेप्ट कैसे होता है, आपको बताओ, आप आईआरपीटी यूज करते हो, क्या होता है, फॉरवर्ड रेट अपॉन में स्पॉट रेट इक्वल्स टू, आप क्या करते हो, 1 प्लस आपका कौन सा करेंसी का आप इंटरेस्ट रेट लेते हो, आपका वो वाला करेंसी लेते हो, आपकी जो कौन सी होती है, आपको होती है डोमेस्टिक वाली होती है, ठीक है। अपॉन में क्या करते हो, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट आपकी जो बाहर फॉरेन वाली होती है, जैसे इस वाले केस में आपकी यूके की और कनाडा की है। पर वो तो हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं स्पॉट रेट आपका कौन से के अंदर है। आपका कैनेडियन डॉलर के अपॉन में आपका क्या है, पाउंड है। तो अगर आपका कैनेडियन डॉलर आपका दे रखा है स्पॉट इन्होंने ऊपर 2.5, अपॉन में आपका पाउंड दे रखा है नीचे, तो मतलब न्यूमरेटर के अंदर आपका क्या है, 2.5 कैनेडियन डॉलर है, तो मतलब इंटरेस्ट रेट आपका न्यूमरेटर में कौन सा आएगा, कनाडा वाला आएगा 15%, और आपका डिनोमिनेटर में कौन सा आएगा, 12% आपका यूके का आएगा। तो जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने दे रखा होगा, आपका स्पॉट रेट दे रखा होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपका इंटरेस्ट रेट आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं देखूं, तो मेरा स्पॉट रेट हो गया आपका 2.5 हो गया, मल्टीप्लाई क्या करूंगा, इसमें इंटरेस्ट रेट ऐड करूंगा, किसका, कनाडा का ऐड करूंगा, क्योंकि आपका कनाडा डॉलर दे रखा है पर आपका पाउंड, तो कनाडा डॉलर पर पाउंड, मतलब पाउंड आपका नीचे आएगा, तो ऊपर क्या आएगा, कनाडा आएगा। और कितने मंथ्स का, 6 मंथ्स का है, तो 15% आपका एक साल का हो गया, तो 6 मंथ्स का आपका कितना हो गया, 7.5%। तो 2.5 के अंदर मैं ऐड करूंगा 7.5%, डिवाइड करूंगा इसमें क्या, डिवाइड करूंगा मैं, मेरा 12% है ना, ये आपका कितना है, एक साल का है, 6 मंथ का कितना हो गया, 6% हो गया, तो डिवाइड बाय 1.06, 1.06, तो आपका आंसर आएगा 2.5353773584 जैसे 2.535 भी कह सकते हैं, और जैसे 2.5354 भी कह सकते हैं। देखते हैं इन्होंने क्या कर रखा है, क्योंकि फिर आंसर इसके अकॉर्डिंग हमारा चेंज होता जाएगा ना। 2.535, हाँ 2.535 आ गया ना, हाँ देखो वही फॉरवर्ड रेट इन्होंने ऐसे निकाला है। आपको कॉन्सेप्ट याद होगा, अपना आईआरपीटी थ्योरी निकालिए, फॉरवर्ड रेट कैसे निकालते हैं, स्पॉट रेट मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं, 1 प्लस इंटरेस्ट रेट कौन सा, जो भी आपका क्या दे रखा होता है, आपका यहाँ पे जो भी इसके अंदर आइडेंटिफाई, जैसे इस वाले केस में कनाडा का था, जैसे कनाडा का था, वो भी कैसे देखते हैं, जिसके अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, स्पॉट रेट होता है। स्पॉट रेट हमारे वाले केस में कनाडा डॉलर अपॉन में आपका क्या था, पाउंड था, तो इस वजह से हमने कनाडा डॉलर अपॉन पाउंड था, इसलिए हमने कनाडा का इंटरेस्ट रेट ऊपर लिया है, और पाउंड हमारा नीचे था, इस वजह से हमने आपका जो इंटरेस्ट रेट पाउंड का है वो आपका हमने यूके का नीचे लिया है। तो इस तरीके से हम इंटरेस्ट रेट एडजस्ट करते हैं। कई बार लोग उल्टा लगा देते हैं, आपको उल्टा नहीं लगाना है, आपको ये देखना है स्पॉट रेट किसके अकॉर्डिंग है, जैसा स्पॉट रेट होगा उसके अकॉर्डिंग आप इंटरेस्ट रेट एडजस्ट करेंगे, और फिर आपका फॉरवर्ड रेट आएगा। मतलब फॉरवर्ड रेट तो हमारा 2.535 आ गया, और हमारा स्पॉट रेट क्या था, हमारा स्पॉट रेट था 2.5। दैट मीन्स अगर मेरा स्पॉट रेट 2.5 है, मतलब स्पॉट रेट 2.5 है, तो आज की डेट में मेरे पाउंड कितने हो गए, आज की डेट में मेरे पाउंड कितने हो गए, 5 लाख डिवाइड बाय 2.5, तो मेरे 2 लाख तो मेरे पाउंड हो गए। मेरे 2 लाख पाउंड मुझे मिलने चाहिए थे अगर मेरा स्पॉट रेट ये चलता, बट मैंने फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट कवर कर लिया, और मेरा वो कितना रेट हो गया, 2.535। तो मुझे आज की डेट में मतलब ये 6 महीने बाद मुझे कितने पाउंड मिलेंगे, 5 लाख डिवाइडेड बाय 2.535, तो मुझे 197 238.658 777, और इसे 197 238.66 भी कह सकते हैं, या इन्होंने क्या करा है 197 239, हाँ ठीक है 197 239 इन्होंने कर लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ठीक है, ये तो मैंने आपको करवाया, ये आपका ये हो गया, जब फॉरवर्ड एक्सचेंज इन्होंने लिया, या फॉरवर्ड एक्सचेंज लिया, तो इनका ये वाला रेट आ गया 2.535 आ गया, और इसके अकॉर्डिंग जब मैं लूंगा तो मेरे 197 238 या फिर 239 हमें क्या मिलने वाले हैं, पाउंड मिलने वाले हैं 6 महीने बाद जब मैं फॉरेन एक्सचेंज लूंगा, ठीक है। ये तो ये हो गया जब मैंने फॉरवर्ड एक्सचेंज लिया था तो मुझे कितने रिसिप्ट मिलने वाले हैं। अब आगे देखते हैं इन्होंने ये क्या करना चाह रहा है, कह रहे गेन और लॉस निकालो, यूके एक्सपोर्टर को होगा अगर कैनेडियन डॉलर जो आपका जो स्पॉट रेट चल रहा है अभी 2.5 पर पाउंड चल रहा है, ये अगर आपका डिक्लाइन हो जाता है 2%, या फिर गेन हो जाता है 4%, या फिर रिमेन अनचेंज रहता है ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ,
ठीक है, अगर ये रिमेन अनचेंज रहता है ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ, दैट मीन्स अगर आज 2.5 कैनेडियन डॉलर है, 6 महीने बाद भी यही होगा, दैट मीन्स आज की डेट में अगर 2.5 और 6 महीने बाद भी 2.5 होगा, तो हमारे कितने पाउंड होंगे? 2.5 अगर हमारा है तो पाउंड कितने होंगे? तो 5 कैनेडियन डॉलर डिवाइडेड बाय 5 लाख कैनेडियन डॉलर डिवाइड बाय 2.5, तो मेरे पाउंड कितने आ जाएंगे? मेरे 2 लाख पाउंड आ जाएंगे। और जब मैंने फॉरवर्ड एक्सचेंज दिया था तो मेरे पाउंड कितने आते? मेरे पाउंड आते हैं 197,239, तो 197,239, तो अल्टीमेटली मैं देखूं तो मेरा 2761 का मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया, अगर मेरा अनचेंज रहेगा तब। तो हमारा 2761 का हमारा क्या हो गया? हमारा लॉस हो गया जब हमारा स्पॉट रेट के अंदर कोई चेंज ही नहीं आया। हमारा पहले भी स्पॉट रेट 2.5 था और आफ्टर 6 मंथ भी 2.5 रहा, तो और हमने फॉरवर्ड कवर ले रखा था 2.535 के अंदर, तो हमारा लॉस हो गया। अगर हम फॉरवर्ड कवर नहीं लेते तो हमें 2 लाख पाउंड मिलते, बट हमने लिया था तो हमें 197,239 पाउंड मिलेंगे, तो अल्टीमेटली हमारा 2761 पाउंड का हमारा लॉस हो गया। ठीक है सर। नाउ हम देखते हैं हमारा सेकंड पार्ट क्या है। हमारा जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये कह रहा है डिक्लाइन करेगा क्या? कैनेडियन डॉलर जिसका स्पॉट रेट दे रखा है आज 2.5 कैनेडियन डॉलर पर पाउंड दे रखा है, वो डिक्लाइन करेगा 2%। अच्छा, हमें दे रखा है 1 पाउंड दे रखा है, हमें 1 पाउंड दे रखा है इक्वल टू 2.5 कैनेडियन डॉलर। 1 पाउंड हमें 2.5 कैनेडियन डॉलर दे रखा है, और ये कह रहा है आपका कैनेडियन डॉलर है, आपका आपका जो कैनेडियन डॉलर है वो आपका 2% डिक्लाइन करेगा। दैट मीन्स कहने का क्या मतलब है? 2% आपका पाउंड राइज करेगा। अगर आपका कैनेडियन डॉलर 2% फॉल कर रहा है तो आपका पाउंड क्या होगा? वो आपका स्ट्रॉन्गर करेंसी बन जाएगी, तो आपका पाउंड स्ट्रॉन्गर करेंसी बन जाएगी। तो 1 पाउंड का हमें दे रखा है 2.5 कैनेडियन डॉलर रेट दे रखा है, तो इसमें ऐड कर दो 2%, तो मतलब 2.5 प्लस 2%, तो आपका रेट जो स्पॉट रेट आपका आफ्टर 6 मंथ हो जाएगा आपका 2.55 कैनेडियन डॉलर हो जाएगा। मतलब 1 पाउंड आपका इक्वल टू 2.55 कैनेडियन डॉलर हो जाएगा। कहना है क्या मतलब है? 1 पाउंड पे मुझे आज 2.5 कैनेडियन डॉलर मिल रहा है, तो अगर मैं देखूं 2% डेप्रिशिएट हो रही है क्या कैनेडियन डॉलर, तो मुझे ये 6 महीने बाद 1 पाउंड पे 2.55 कैनेडियन डॉलर मिलेंगे, मतलब मुझे 0.05 कैनेडियन डॉलर ज्यादा मिलेंगे। तो हो तो गया, मतलब ये तो कहने का मतलब था इसका, मतलब 2% मुझे ज्यादा मिलेगा, तो मतलब आपका पाउंड पाउंड की वैल्यू आपकी बढ़ गई और कैनेडियन डॉलर आपका डिक्लाइन हो गया। तो इसी तरीके से जब डिक्लाइन हुआ तो इन्होंने क्या करा? रिवाइज आपका स्पॉट रेट निकलवाया आफ्टर 6 मंथ, जो कि आपका 2.55 आएगा, तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 2.55, तो कहने का क्या मतलब है? जब आपका स्पॉट रेट यही रहता 2.55, तो मुझे 196,078 मुझे पाउंड मिलते, पर मैंने फॉरवर्ड कवर ले रखा था उसकी वजह से मुझे कितने मिल रहे थे? मुझे उसकी वजह से मिल रहे थे, उसकी वजह से कितने मिल रहे थे एक बार देख लेते हैं। 197 मिल रहे थे ना, हाँ 197, हाँ ये रहा 197,239 मिल रहे थे मुझे, 197,239 मिल रहे थे, और मुझे 196,078 मिलते जब मेरा स्पॉट रेट क्या हो जाता 2.55, तो अल्टीमेटली यहाँ पे तो मेरा गेन आ गया। और कितना गेन आया? 197,239 माइनस में 196,078, तो मेरा गेन आएगा 1161, तो 1161 का मेरा गेन आ जाएगा किसके अंदर? जब मेरा डिक्लाइन करेगा कैनेडियन डॉलर। और नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर क्या गेन हो रहा है? मेरा क्या 4% का गेन हो रहा है किसके अंदर? कैनेडियन डॉलर के अंदर। तो जब कैनेडियन डॉलर के अंदर 4% गेन हो रहा है तो मतलब मेरा पाउंड के अंदर मुझे 4% का लॉस होगा। दैट मीन्स अगर 1 पाउंड 2.5 कैनेडियन डॉलर है तो 2.5 में मैं क्या करूंगा? 4% लेस करूंगा, तो 2.5 माइनस में 4%, तो मेरा 2.4 का रेट रह जाएगा। दैट मीन्स 1 पाउंड अब मेरा क्या रह जाएगा? 2.4 कैनेडियन डॉलर रह जाएगा। तो ये भी जस्टिफाई हो गया कैसे? कहना है क्या मतलब था? 4% आपका कैनेडियन डॉलर गेन करेगा, मतलब आपका क्या होगा? 4% आपका 1 पाउंड आपका क्या करेगा? फॉल करेगा, डिक्लाइन करेगा। 1 पाउंड पे मैं आज की डेट पे 2.5 कैनेडियन डॉलर दे रहा हूँ, ठीक है। 6 महीने बाद मैं 1 पाउंड पे 2.4 कैनेडियन डॉलर दे रहा हूँ, या फिर मुझे 2.4 मिल रहे हैं, तो अल्टीमेटली मुझे क्या हो रहा है? मुझे आपको कम मिल रहे हैं, कम मुझे कैनेडियन डॉलर मिल रहे हैं, और मुझे क्या देना पड़ रहा है? मुझे कम कैनेडियन डॉलर मिल रहे हैं ना। 1 पाउंड पे मुझे 2.5 कैनेडियन डॉलर पहले मिलते, या अब मुझे 1 पाउंड पे 2.4 कैनेडियन डॉलर मिलेंगे। दैट मीन्स मेरा क्या हो गया? मेरा आपका 1 पाउंड की वैल्यू मेरी फॉल हो गई, तो अल्टीमेटली 1 पाउंड की वैल्यू फॉल हो गई, या फिर 1 कैनेडियन डॉलर की वैल्यू बढ़ गई। तो इस वजह से हमने रिवाइज स्पॉट रेट निकाल लिया आफ्टर 6 मंथ, जो कि 2.4 आया। तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 2.4, जब आपका 2.4 स्पॉट रेट रहता आफ्टर 6 मंथ, तो मुझे 5 लाख कैनेडियन डॉलर, मतलब इसे मैं कन्वर्ट करूंगा आप किसके अंदर? पाउंड के अंदर, तो मुझे मिलते 2,08,333 मुझे पाउंड मिलते जब मेरा क्या होता? स्पॉट रेट 2.4 होता। बट मैंने तो फॉरवर्ड कवर ले लिया था जिसका रेट 2.535 था। अब मुझे कितने मिल रहे थे उसमें? मुझे मिल रहे थे 196 या 197 मिल रहे थे ना, देखता हूँ दोबारा देखता हूँ। उसमें मुझे मिल रहे थे 197,239, तो 197,239 मुझे अब मिल रहे हैं फॉरवर्ड कवर की वजह से। बट मुझे मिलते कितने? 2,08,333, तो अल्टीमेटली मेरा 11,094 का मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया। अगर मैं आपका फॉरवर्ड कवर नहीं लेता तो मेरा स्पॉट रेट क्या हो जाता? 2.4 हो जाता, जिसकी वजह से मुझे 2,08,333 रुपए आपके 333 पाउंड मिलते अल्टीमेटली। पर अब मुझे कितने मिल रहे हैं? 1,97,239 पाउंड मिल रहे हैं, मेरा 11,094 पाउंड का मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया। बताओ सर। वेल एंड गुड। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं।
आपका कह रहा है कि भाई 3 अप्रैल 2016 है, बैंक ने आपके रेट कोट कर रखे हैं, स्पॉट रेट कोट करा है और 2 मंथ्स का स्वैप पॉइंट करा है, 3 मंथ्स का स्वैप पॉइंट करा है और स्पॉट रेट आपका दे रखा है, आपका क्या दे रखा है, इज मेड आफ्टर 2 डेज। अच्छा, स्पॉट ट्रांजेक्शन आपका 2 डेज बाद है, ठीक है, तो अल्टीमेटली आपका 3 अप्रैल नहीं 5 अप्रैल को होगी ट्रांजेक्शन, 5 अप्रैल को होगी, तो वो इन्होंने लिखा है अज्यूम स्पॉट डेट एज 5 अप्रैल। अच्छा, 2 दिन बाद है तो मतलब 3 अप्रैल के अंदर 2 दिन ऐड करो तो 5 अप्रैल आपकी क्या आ गई, आपकी स्पॉट डेट आ गई। और अज्यूम वन स्वैप पॉइंट दे रखा है, यू आर रिक्वायर्ड टू एसर्टेन स्वैप पॉइंट्स फॉर 2 मंथ्स एंड 15 डेज। अच्छा, आपको 2 मंथ्स का दे रखा है, 3 मंथ्स का स्वैप पॉइंट दे रखा है, 2 मंथ्स 15 डेज का आपका स्वैप पॉइंट बताओ। तो 2 मंथ्स 15 डेज क्या हो गया, अल्टीमेटली मैं देखूँ तो 2.5 मंथ्स हो गया। तो 2.5 मंथ्स हो गया, तो 2.5 मंथ्स आता क्या है, 2 और 3 मंथ्स के बीच का ही तो होता है। तो अगर मैं देखूँ 2 मंथ्स और 3 मंथ्स का एवरेज हो गया। अब सबसे पहले स्वैप पॉइंट्स क्या होता है, स्वैप पॉइंट्स होता है आपका फॉरवर्ड रेट माइनस में आपका स्पॉट रेट, फॉरवर्ड रेट माइनस में स्पॉट रेट, जो भी आपका डिफरेंस होता है वो आपका स्वैप पॉइंट्स होता है। तो पर मुझे यहाँ पे निकालना है 2 मंथ्स 15 डेज का, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है आपका स्वैप पॉइंट्स निकालना है। और उन्होंने डेट दे रखी है आपकी कौन सी, जून 2016। तो ये कैसे आई है, अप्रैल 5 2016 के अंदर आप 2 मंथ्स 15 डेज ऐड करोगे तो आपकी जून 2016 ही आएगी, ठीक है। तो 2 मंथ्स का स्वैप पॉइंट हो गया आपका 70 और आपका 90 हो गया, और आपका 3 मंथ्स का दे रखा है 160 186। और मुझे 2.5 मंथ्स का निकालना है, कि 2 मंथ्स 15 डेज, 15 डेज क्या होता है 0.5 मंथ्स ही हो गया ना, तो 2.5 मंथ्स कैसे निकालेंगे, तो दोनों का एवरेज कर देंगे, 160 प्लस 70 वन या 160 माइनस 70, 160 माइनस 70, अगर मैं देखूँ डिफरेंस 90 है, 90 स्वैप पॉइंट्स का डिफरेंस है, वो कितने के लिए, 1 मंथ के लिए है, और मुझे सिर्फ 0.5 मंथ्स के लिए चाहिए, मुझे तो सिर्फ 0.5 के लिए चाहिए ना, तो उसमें डिवाइड बाई 2 करूंगा, तो आपका 45 आएगा किसके लिए, आपका 0.5 मंथ्स के लिए। तो 2 मंथ्स का स्वैप पॉइंट 70 है और 0.5 का मेरा आया 45 आया, तो 70 प्लस 45 तो आपका क्या हो जाएगा, 115 हो जाएगा। और ऐसे सिमिलरली ये तो आस्क का, ये आपका बिड रेट का हो गया, और आस्क रेट का कैसे करेंगे, 186 माइनस में 90, तो आपका 96 आपका डिफरेंस आएगा किसके लिए, 1 मंथ आपका स्वैप पॉइंट के लिए, किसके लिए, आपका आस्क रेट के लिए। और 0.5 मंथ्स के लिए कैसे करेंगे, इसे डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो आपका 48 और ऐड करेंगे 2 मंथ्स के अंदर 90, तो आपका 138 आपका क्या हो जाएगा, स्वैप पॉइंट हो जाएगा किसके लिए, आस्क रेट के लिए। तो इन्होंने वही लिखा होगा 115 और आपका क्या है 138, देख लेते हैं। तो इन्होंने वही लिखा है, इन्होंने वही लिखा है, स्वैप पॉइंट फॉर 2 मंथ दे रखा है, 3 मंथ दे रखा है, तो डिफरेंस क्या हुआ, ये डिफरेंस ऑब्वियसली 30 डेज का है, और वो क्या है 90 और 96 आया है, तो 15 डेज का कैसे करेंगे, डिवाइड बाई 2 करके निकाल देंगे, 45 और 48 ये 15 डेज का आ गया, इसे 2 मंथ्स के अंदर ऐड कर दो तो 2 मंथ्स आपका 15 डेज का आ जाएगा। तो 70 प्लस 45 115 और 90 प्लस 48 आपका 138। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो बहुत सिंपल था आपका। नेक्स्ट वाला पार्ट क्या, डिटरमाइन द फॉरेन एक्सचेंज रेट एज ऑन जून 2016। अच्छा, आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट कह रहा है, मतलब आपका फॉरवर्ड रेट निकालने के लिए कह रहा है, आपका फॉरवर्ड रेट आफ्टर 2.5 मंथ्स निकालने के लिए कह रहा है। और फॉरवर्ड रेट कैसे निकालेंगे, स्पॉट रेट प्लस स्वैप पॉइंट्स आपका फॉरवर्ड रेट आएगा, क्योंकि आपका फॉरवर्ड रेट माइनस में स्पॉट रेट आपका क्या होता है, स्वैप पॉइंट्स होता है। तो इसी तरीके से जब हमें स्वैप पॉइंट्स दे रखा है, हमें स्पॉट रेट दे रखा है, तो फॉरवर्ड रेट निकाल लेंगे। तो स्पॉट रेट प्लस आप क्या करोगे, आप करोगे इसमें स्वैप पॉइंट्स करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड रेट आ जाएगा। और स्पॉट रेट हमें दे रखा है कितना, 66.2525 और 67.5945, और हमने स्पॉट रेट और स्वैप पॉइंट्स हमने फर्स्ट वाले पार्ट में निकाला ही था कितना, 115 और 138, तो ऐड कर दो। पर इसके अंदर एक और चीज होती है, जो आपका स्वैप पॉइंट होता है ना, वो हमेशा लास्ट से ऐड होता है, मतलब डेसिमल भी छोड़ो, आप लास्ट से ऐड करेंगे। जैसे इसमें 66.2525 था और हमारा स्वैप पॉइंट क्या आया था, हमारा स्वैप पॉइंट आया था शायद 115 आया था, हाँ 115 था ना, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। 66.2525 बिड हो गया और आज क्या था, 67.95945, ये था 67.5945। और आपका क्या होगा, 115 आप ऐड करेंगे बिड रेट, आपका स्वैप पॉइंट्स हो गया, स्वैप पॉइंट्स हो गया, और वो भी किसका, बिड का। और लास्ट से ऐड होगा ये, जैसे 2525 है ना, तो लास्ट से ऐड करो 511 और फिर आपका एक जीरो लगा दिया, फिर डेसिमल। आप देखो लास्ट में डेसिमल के बाद 4 डिजिट हैं, और पर मेरे पास स्वैप पॉइंट सिर्फ 3 डिजिट के हैं, तो लास्ट से ऐड करो 511 और आपका एक डिजिट बच गई, तो उसके लिए जीरो लगा दो और फिर डेसिमल तो लगेगा ही। और सिमिलरली आपका आस में 138 है, तो 5945 ये भी आपकी 4 डिजिट है, तो लास्ट से ऐड करो 138 ऐड कर दिए, उसके बाद भी एक डिजिट बची है, तो उस पर जीरो लगा दिया और फिर आपने पॉइंट लिखा, तो आप इन्हें ऐड कर दो, 66.2525 प्लस 0.0115, तो आपका आ जाएगा 66.264। और नेक्स्ट वाला आस्क कैसे आएगा, 67.5945 प्लस 0.0138, तो आपका आ जाएगा 67.6083। तो सर आपका ये भी बहुत सिंपल हो गया, आपका फॉरवर्ड रेट भी बहुत आसान था, फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। नाउ कंप्यूट द एनुअल रेट ऑफ प्रीमियम और डिस्काउंट ऑफ यूएस डॉलर ऑन रुपीज ऑन एन एवरेज रेट। अच्छा, एवरेज रेट पे निकलवाना चाह रहा है और प्रीमियम और डिस्काउंट निकलवाना चाह रहा है। प्रीमियम और डिस्काउंट क्या होता है, प्रीमियम और डिस्काउंट आपका वही होता है, प्रीमियम अगर हम देखें या डिस्काउंट देखें, फॉरवर्ड रेट माइनस में स्पॉट रेट, इसे स्वैप पॉइंट्स भी बोलते हैं, और इसका क्या होता है, इससे आप प्रीमियम भी बोल सकते हैं। तो आपका देखो स्पॉट रेट आपका क्या था, आपका वही दे रखा था 66.2525 और आपका क्या दे रखा था, आपका
67.5945, वो आपका क्या हो गया, स्पॉट रेट हो गया। और फॉरवर्ड रेट तो हमने सेकंड वाले पार्ट में निकाला था कैसे, 66.2640 और 67.6083। इसका जब डिफरेंस करोगे आप, डिफरेंस वही आएगा, स्वैप पॉइंट के बराबर आएगा, दैट इज 0.0115 और आपका 0.0138। तो आपका ये क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। अब प्रीमियम का आपको क्या निकालना है, आपको परसेंटेज में निकालना है, वो भी किस पे, एवरेज रेट पे निकालना है। एवरेज रेट कैसे निकालेंगे, फॉरवर्ड रेट प्लस स्पॉट रेट डिवाइड बाय 2। ये एवरेज रेट तो ऐसे ही होता है ना, आपके दो रेट हो गए ना, एक तो आपका स्पॉट रेट हो गया और आपका क्या हो गया, फॉरवर्ड रेट हो गया। तो इसमें इनको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। फॉरेन एक्सचेंज रेट हो गया ना, ये आपका आफ्टर क्या है 2.5 मंथ्स, तो दोनों को डिवाइड बाय 2 कर देंगे, मतलब प्लस डिवाइड बाय 2, इनका एवरेज आ जाएगा, 66.2525 प्लस 66.2640 डिवाइड बाय 2। एवरेज तो ऐसे ही निकालते हैं ना, 66 पॉइंट आपके 66.25825, 66.2583 कर दिया ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और नेक्स्ट वाले में क्या है, 67.5945 प्लस 67.6083 डिवाइड बाय 2, आपका क्या आएगा 67.6014, 67.6014। तो इस पे हम क्या निकाल लेंगे, 67.6014 आएगा। अब इस पे हम क्या निकाल लेंगे, प्रीमियम की परसेंटेज निकाल लेंगे। तो आपका 0.0115 डिवाइडेड बाय 66.2583, आपका परसेंटेज आएगा कितना, और ये आपका, अभी एक और देखो, इसमें ना 2.5 मंथ्स का था, तो अब परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 12 मंथ पर एनम पे कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी 3 मंथ या 2.5 मंथ्स की परसेंटेज जो आपका प्रीमियम आया वो आपका 0.017356316111 है, ये आपका 2.5 मंथ्स का है। इसे अगर मुझे 12 मंथ में करना है तो इसे करेंगे डिवाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 12, तो आपका आ जाएगा 0.0833103128। तो वो लिखा हुआ है 0.0833, ये आपका पर एनम में, ये आपका 12 मंथ्स का आ गया। और आपका 2.5 मंथ्स का कैसे था, 2.5 मंथ्स का आपका वो था 0.0173563161, तो आप कैसे भी लिख सकते हैं। और आस वाले का कैसे निकालेंगे प्रीमियम, 0.0138 डिवाइडेड बाय 67.6014, तो आपका परसेंटेज में आएगा 0.020413777841, ये आपका 2.5 मंथ्स का है। और इसे अगर मुझे निकालना है 12 मंथ्स का, तो डिवाइड बाय 2.5 मल्टीप्लाई बाय 12, तो आपका 0.0979861363 इसे 0.098 भी कह सकते हैं, इसे 0.0980 परसेंटेज भी कह सकते हैं। तो आपके मैंने इस वाली क्लास के अंदर, इस वाली लेक्चर के अंदर, इस वाली वीडियो के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस करें। तो आई होप आप सबको वीडियोस अच्छी लग रही होंगी। इफ यू आर लाइकिंग द वीडियोस देन प्लीज लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, एज वेल एज शेयर दीज वीडियोस विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। सो इस नेक्स्ट वाली क्लास में हम क्या करेंगे, ऐसी 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि हमारी पेज भी बनती रहे, आपका इंटरेस्ट भी बनता रहे और फटाफट हमारे सारे क्वेश्चन भी डिस्कस होते रहेंगे और आपको समझ भी आता रहेगा। तो एट द एंड व्हाट आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ यू इज एंजॉय एंड ऑल द बेस्ट ऑफ लक ऑल द फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। एंजॉय करिए सर, बाय बाय, बाय बाय।